फिर से शुरू करता हूँ ये जो टेरिशरी सर्विसेज की जो स्कीम्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. Tertiary sector is the key driver of India's economic growth. Okay, so as you know, service sector is the most growing sector in the India. Actually मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड में ना सर्विस सेक्टर ये ग्रो हो रहा है. जितनी अच्छी सर्विसेज, जितनी एफिशिएंट सर्विसेज, उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा. रेवेन्यू मतलब क्या कि बेसिकली रेवेन्यू इज योर टोटल सेल्स. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इज ओयो. ठीक है, सर्विस दिया है, क्या किया है सिर्फ उन्होंने कि होटल्स को क्या करते हैं, वो लोग हायर करते हैं. ठीक है, और होटल्स को हायर करके वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करते हैं. प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपरली वहाँ पे वो सब रखा होता है. ठीक है, साबुन वगैरह सब रखा होता है, टॉवल वगैरह एकदम क्लीन होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेसिक सर्विस मोटिव से अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है. ठीक है, then next is indicating an expansion but falling June 2019 to 49.6. Strong overseas demand and new export businesses opportunities help to boost the total sales in the country. ठीक है, तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, PMI 53 था. ठीक है, जून 19 में वो फॉल हो गया, 49.6 हो गया. अभी तो उल्टा और ज़्यादा फॉल हो गया होगा. ठीक है, according to June 2020 that would have fallen due to pandemic. Okay, service exports are the key drivers of India's growth, and India's ranked as an 8th largest exporter of, ठीक है, तो 8th largest exporter of services है. ठीक है, India is in 8th largest exporter of commercial services, and it is currently the second largest telecommunication service provider. ठीक है, सो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में ये सेकेंड लार्जेस्ट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है, तो यार सर्विस प्रोवाइडर भी वही होगा ना. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द पीपल रिसाइडिंग इन एन एरिया. ठीक है, ये एक फैक्टर होता है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को पहुंचाने के लिए. ठीक है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली समझो कि आपके काम अधूरे हैं. ठीक है, so it's the second largest in the world. Now some major government initiatives, मैं government initiatives rather than I will say कि there are certain policies, ठीक है, that are being framed in the favor of services. ठीक है, कि सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज बनाई गई है. SEIS इज वन ऑफ देम. ठीक है, देखो एग्जीक्यूटिव में जब था ना मैं, तो हमने SEIS और MEIS पढ़ा था. ठीक है, SEIS ये सर्विसेज के लिए था और ये गुड्स के लिए था. अभी MEIS मतलब क्या, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सर्विस स्कीम, सॉरी स्कीम. ठीक है, एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली सर्विसेज की बात कर रहे हैं. तो SEIS is aim of promoting the export of services from India by providing a duty scrip credit to eligible exporters. अबे यहाँ पे होता क्या है कि जितना ज़्यादा वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा उसके क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे उसको. ठीक है, उतने ज़्यादा उसको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, और उस क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन होगा इंटरनेशनल मार्केट में. कि अगर सपोज कोई भी फॉरेनर है, या फिर कोई भी एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई भी फॉरेन बिजनेस है जिसको ये सर्विसेज अवेल करनी है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल सर्विसेज को अवेल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की सर्विसेज को अवेल करना है, तो पर्टिकुलर सपोज अशोका, L&T, ठीक है, टाटा, उसके बाद में ऐसे बड़े बड़े, अशोका बिल्ड कौन है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को वो क्या करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू उनके बीच में एग्रीमेंट्स होंगी. ठीक है, under this scheme the reward of 3 to 5% of net foreign exchange earned is given the model 1 and model 2 services. ठीक है, सो यहाँ पे सर्विसेज के भी अलग अलग मोड दिए गए हैं. मोड 1 सर्विस क्या होती है, मोड 2 सर्विसेज क्या होती है. ठीक है, और
इन द मिड टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए होती है, ठीक है। तो सेबी ने क्या दिए उनको, इंसेंटिव्स दिए, ठीक है, 2% से उसके इंसेंटिव्स बढ़ा दिए। पहले 3 to 5% था, तो अभी 3 to 7% हो गया, ठीक है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, ओके। हाँ ये हो चुका है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बेसिकली यहाँ पे ये रिलायंस जियो वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कनेक्ट इंडिया ये एक इनिशिएटिव चला था, प्रोपेल इंडिया ये एक इनिशिएटिव था, सिक्योर इंडिया एक इनिशिएटिव था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015, ठीक है। टूरिस्ट को क्या करना है, मस्ट सी डेस्टिनेशंस इन इंडिया। हम क्या करते हैं कि हम लोग बाहर की कंट्रीज को ज़्यादा विजिट करते हैं, हालांकि हमारे इंडिया में ही बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए, ठीक है। हम लोग इंडिया को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved the national health policy 17, which will provide the policy framework for achieving the universal health coverage and delivering quality health care services to all at affordable cost, ठीक है। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सिंपल सी बात है, इसके अंडर हम लोग बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम एक्चुअली एसटी वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ओपन वालों को बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। फिफ्थ एजुकेशन पॉलिसी 16, ठीक है। द न्यू 16 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंसिडर्स द education as an utmost important parameter in the country. The 16 NEP majorly focuses on the quality of education as well as innovation and research in the sector, ठीक है। यही पॉलिसी को अपग्रेड करके नेशनल पॉलिसी 2020 दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस या फिर बहुत सारे अपडेशंस लाए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एफडीआई पॉलिसी, ठीक है। एफडीआई मींस व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो आपको याद रखने के लिए क्या जरूरत है, मतलब आपको क्या याद रखना है एफडीआई पॉलिसी में, क्योंकि एफडीआई ये पूरा एक्ट है जो आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ परसेंटेज याद रखना है कि कौन सा सेक्टर में कितना परसेंट का एफडीआई अलाउड है, ठीक है। अब देखो एफडीआई ये दो रूट से हो सकता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, अच्छा मैंने आपको ये बताया था क्या, एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि अरे दो बताया था ना मैंने आप लोगों को, एफडीआई का जो रूट्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक यस रूट, सर। गवर्नमेंट का रूट होता है, ठीक है। तो देखो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट इन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है ये 100%, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट, ऑटो लिखो, ठीक है, और उसके बाद में एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट ऐसे लिखना, ठीक है। 100% इन एविएशन ऑफ फॉरेन कैरियर, 100%, ठीक है, एविएशन, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक रूट होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है वो ऑटोमेटिक रूट होगा, ठीक है, फॉरेन कैरियर्स का एविएशन, ठीक है। और 100% एफडीआई कहाँ पे है, ऑटोमेटिक रूट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो 100% ऑटोमेटिक इन टूरिज्म पॉलिसी, ओके, टूरिज्म। फिर उसके बाद में 100% एफडीआई एजुकेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट, 100% हेल्थ केयर, ठीक है, और ऑटोमेटिक रूट, आए समझ में। सो बेसिकली ये दो पॉइंट्स सारे के सारे सेम है, आपको सिर्फ सेक्टर्स याद रखना है कौन से सेक्टर्स में 100% एफडीआई अलाउड है, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे तो 100% एफडीआई है, ठीक है। लेकिन वो देखो अभी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोला ना, तो गवर्नमेंट रूट आना चाहिए वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्टर्स को याद रखना है, फिर से एक बार बोल देते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट में है, ठीक है, एविएशन फॉरेन करियर्स में है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में है, ठीक है, उसके बाद में एजुकेशनल सेक्टर में है, ठीक है,
उसके बाद में है हेल्थ केयर सेक्टर में, जहाँ पे पब्लिक को फायदा होने वाला है और गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला, गवर्नमेंट के अपने आप काम होंगे, तो उस सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउड है। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो जाएगी या फिर गवर्नमेंट को कोई तो टेक ओवर कर रहा है, ऐसी कोई चीज में क्या करेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूट से ही परमिशन देगा। ओके, उसके बाद है एफडीआई कैप इन द टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन इंक्रीज टू 100%। ठीक है, तो आया समझ में। सो पहले एफडीआई में 74% था कि सिर्फ 74% तक ही एफडीआई अलाउड होगा, कौन से सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन अभी 100% कर दिया गया है, और उस 100% में अलग अलग किया गया कि उसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आएगा, और बाकी का FIPB अप्रूवल, दैट मीन्स गवर्नमेंट के रूट के थ्रू आएगा। ठीक है, कोई एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके रूट के थ्रू आएगा। गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन रेलवे सेक्टर। ठीक है, फॉर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अभी तो हालांकि प्राइवेटाइज भी करने की बात आ गई है रेलवेज को, तो लॉस में नहीं जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, देखो जब भी गवर्नमेंट लॉस में जाती है ना, डिसेंट्रलाइज कर देती है, सॉरी 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 डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, अपने सिक्योरिटीज को बेच देती है। ठीक है, अपने शेयर को पब्लिक में बेच देती है, अपने शेयर को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे देती है। ठीक है, BSNL का भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद में एफडीआई का इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, 26% से 49% कर दिया। ठीक है, और 100% किसके लिए, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को। ठीक है, LIC में 49% ही चलेगा, लेकिन बाकी के जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज है वो 100% तक चलेंगे। ठीक है, seeing the topics current scenario of agri and allied activities in India, current scenario of service sector in India have been already covered under the primary, secondary and tertiary. ठीक है, they have not been explained separately. ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बीवी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, ये वैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भैया देखो ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, बाद में बोलना मत कि कवर नहीं किया ऐसा। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट आर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पे पूरा पास्ट में लेके गए ये लोग। ठीक है, पास्ट में लेके गए, और पास्ट में ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमको बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान 51 to 56, पहला 5 ईयर प्लान था ये। ठीक है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, उसके बाद, ठीक है, तुरंत बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जहाँ की प्लानिंग कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था। तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है वो देखो। ठीक है, देखो आपको याद क्या क्या रखना है पता है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, 91 में हुआ था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। ठीक है, आई गेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये भी 1990s में हुआ था। एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये तो आपको गलत। एक मिनट, अरे बाप रे, ये तो 1760s बता रहा है। आई गेस 1990s ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। क्योंकि ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हुआ था 1990s के बाद। ठीक है, आप ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान याद रखो। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देख रहे हैं, पहले एग्रीकल्चरल देख लेते हैं। ठीक है, 1/3 या फिर 31% ऑफ टोटल प्लान फंड्स वर एलोकेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या याद रखना है कि 1/3 एलोकेशन ये
एग्रीकल्चरल सेक्टर को दिया गया था, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। एमसीक्यू जैसे पूछे जाएगा कि कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी, तो कौन सा 5 ईयर प्लान था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और वो कब बिगैन हुआ था? 51 से 56। आया समझ में? कब बिगैन हुआ था? 51 से 56 में। ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61। ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी 60s में हुआ था। ठीक है। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत अल्टीमेटली ग्रो हुआ था। ठीक है। हमारा प्रोडक्शन ग्रोथ हो गया था। इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ओनली 20% वॉज अलोकेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है। उसके बाद में थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स। ठीक है। इतना प्रोडक्शन हो गया था 60s के बाद में कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे थे, हम लोग खुद के लिए तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे। ठीक है। सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो देखो ये बताया, देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड कि ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम was started on a small scale, but this plan failed to meet the target due to Chinese aggression। ठीक है। इंडो पाक वार 1965 में हो गया था, और सीवियर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट ऑकर्ड। ठीक है। डिप्रेशन भी हुआ था इसी वक्त में। देयर वर द ग्रेट क्राइसिस ऑफ फूड दैट फोर्स द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, टू अपील टू द पीपल टू ऑब्जर्व फास्ट वंस अ वीक ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 एनुअल प्लान्स। ठीक है। उसके बाद में हमारा 5 ईयर प्लान का कोई प्लान नहीं था। ठीक है। उसके बाद में हमारे 66 से 69 तक एनुअल प्लान्स हुए। ठीक है। और फिर एग्रीकल्चरल ने ही 69% का एनुअल ग्रोथ दिखाया। ठीक है। और इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का हमको दिखने मिल गया। ठीक है। और प्रोडक्शन टच हो गया 94 मिलियन टन। अब इमेजिन करो आप ये सारी सारी सिचुएशन को एक इमेज फ्रेम करो, ताकि आपको है ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है। 69 टू 74, 5% एनुअल ग्रोथ टू फूड ग्रेन्स। ठीक है। HYV सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर्स यूज हुआ, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज हुई। ठीक है। यहाँ पे भी इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ओके। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट increased sharply, but the growth in rice, oilseeds, and over coarse grains were nominal, resulting in 3% of annual growth against the 5%। पता है क्या 5 ईयर प्लान का एक टारगेट होता है कि एक इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, सपोज 3% की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है। 5% की ग्रोथ होनी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से वो डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है कि हम लोग कहाँ पे पीछे थे। ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 74 से 79, यस। ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है। फिर से HYV सीड्स। ठीक है। ड्राई फार्मिंग वाज प्रोपोगेटेड and this plan achieved its target successfully with the 4.6% growth। ठीक है। except pulses all the food grains increase its production। ठीक है। पल्सेस को छोड़ के सारे फूड ग्रेन्स को अपना प्रोडक्शन मिला, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हुआ उन प्रोडक्शन में। फिर 80 और 85 में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आए बहुत सारे। ठीक है। HYV सीड्स, फिर से केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, इंप्रूविंग द पोस्ट। एक्चुअली यहाँ पे ना उनका कॉस्ट कम कर दिया था। ठीक है। HYV सीड्स का कॉस्ट बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है। टेक्नोलॉजी हम लोग इम्पोर्ट करने लग गए, क्योंकि अगर हमारा पूरा पैसा HYV सीड्स में अगर खत्म हो जाता तो हम लोग टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है। So annual growth rate was 6%, highest ever during the plan period। ठीक है। 6% का हाइक दिखा था। ठीक है। तो 152 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था उस वक्त में। ठीक है। सेवेंथ 5 ईयर प्लान, ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाईएस्ट ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स, pulses, ठीक है, and coarse gains recorded, showing overall annual growth rate of 4%
एंड द एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से थे? पंजाब, ठीक है, अमृतसर, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, और ऐसे बहुत सारे थे, मतलब उधर क्या बोलते हैं उसको, जो पंजाब वाले स्टेट्स थे, ठीक है, हरियाणा वगैरह जो स्टेट्स थे, तो उन वहाँ पे ना ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ था या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था, ठीक है। तो आज भी देखो आप लोग, पंजाब या हरियाणा का जो गेहूँ है, ठीक है, व्हीट है, उसकी क्वालिटी ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट क्वालिटी के व्हीट मिलता है वहाँ पे, ठीक है। 8 5 year plan, टेंडेंसी ऑफ स्टैग्नेशन इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है, while ऑयल सीड्स रजिस्टर्ड अ रैपिड ग्रोथ, ठीक है, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया वहाँ पे 8 5 year प्लान में, ठीक है, 92 से 97 में। सो फूड ग्रेन्स कम होने लग गए, ठीक है, और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल बेसिकली जो एडिबल ऑयल होता है, ठीक है, इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर। 9 5 year प्लान में वॉज अ मिक्स सक्सेस, ठीक है। तो मिक्स सक्सेस अगर आया तो आप लोग 9 5 year प्लान को टिक करके आओ, ठीक है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में डिफरेंस था, ठीक है, मतलब चेंज था बहुत ही। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 इसके 9 5 year प्लान में आई है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर क्रॉप्स, ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी उस टाइम पे बूम पीरियड में था, ठीक है। सो रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी। 10 5 year प्लान 2 to 7, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये प्लान किया हुआ था। क्रेडिट फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड a new agricultural policy 2000 in the light of changes arising out of the economic लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसको एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट किया गया, ठीक है। द मेन एम्स ऑफ द पॉलिसीज वेर अचीविंग मोर देन 4% पर एनम का ग्रोथ, ठीक है। देखो ये 4% इज एन आइडियल ग्रोथ, अगर आपका 4% का ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब क्या है, दिस इज एन आइडियल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कन्वर्जन ऑफ सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ग्रोथ विद इक्विटी, या फिर उसको बोल सकते हैं ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है, कि बहुत सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशंस आ गए, ठीक है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन के बाद में कंपनीज एक्ट में प्रोड्यूसर कंपनी का एक प्रोविजन किया गया, ठीक है, उसके अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज क्रिएट किए गए कि है ना, अगर सपोज आपका कोई अगर फार्मर का प्रोड्यूसर एसोसिएशन है तो यू कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। हालांकि जब भी हम लोग प्रोड्यूसर एसोसिएशन के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग स्टिल 2013 के प्रोविजंस नहीं अप्लाई करते, हम लोग अभी भी 1956 के ही प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। दिस इज अ न्यू फैक्ट टू यू। जब भी आप लोग पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ग्रोथ दैट कैटर्स टू डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, मैक्सिमाइजेस बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंटली इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। इतना सारा देके रखा है, ये अननेसेसरी चीजें देके रखी है, ठीक है। 11 5 year प्लान, ऐसे लग रहा है मेरे को कि मैं आपको बीएससी के क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी बीएससी स्पेशली एग्री के, बीएससी एग्री की क्लासेस ले रहा हूँ। चलो व्हाटएवर। 11 5 year प्लान, ठीक है, द 11 5 year प्लान emphasize inclusive growth to achieve a target growth of 4% per annum जीडीपी, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज से 4% पर एनम का ग्रोथ हुआ। सो 11 5 year प्लान वाज अ सक्सेस, ठीक है, क्योंकि देखो 7 to 12 में ना बहुत सारा रिकवरी हुआ था। 7 to 12 में क्या हुआ, ये अभी ये सब मुझे कैसे पता है क्या,
क्योंकि ना स्टॉक मार्केट में जब भी पैसा लगाया हुआ था, ठीक है, मैं जब अलग अलग इंटरव्यूज को देखता हूँ, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके उनके इंटरव्यूज को देखता हूँ, तो वो हर बार जिक्र करते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद में कैसे इकोनॉमी ने रिकवर किया था, कैसे बैंकिंग सेक्टर ने रिकवर किया था, ठीक है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई थी, ठीक है, तो किस तरीके से पैसा फ्लो में आया था, ठीक है, और फिर उन्होंने जब इन्वेस्ट किया तो उनके जो 1,000 का इन्वेस्टमेंट आज उनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो वो कैसे बढ़ा, तो वो बताते रहते हैं कि 7 to 12 में जब प्लानिंग आया, ठीक है, सो वो प्लानिंग क्या था, बहुत ही अच्छा खासा रिकवरी था, ठीक है। द GDP in agriculture is more effective in the elevating the poverty in comparison with higher GDP in other sectors, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो बाकी के सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल बेस्ड होते जा रही है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फोकस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को होना चाहिए, लेकिन ये आइडेंटिफाई सिर्फ कौन कर सकता है, ब्राजील जैसी कंट्रीज कर सकती है, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज कर सकती है, अमेरिका जैसी कंट्रीज कर सकती है। अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, ठीक है, हम लोग डेट में हैं। ये सेंट्रल लेवल पे सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, मेन फोकस हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, और हमारा जब मार्केट इंटरनेशनल मार्केट शेयर बढ़ेगा, अल्टीमेटली हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो होना ही है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त फाइनेंस करने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी होगी, ठीक है। टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ, 11 प्लान एम द फॉलोइंग, ठीक है, 11 5 ईयर प्लान का क्या था, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी, अट्रैक्टिंग हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हायर वैल्यू क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक मतलब क्या, गोट्स, ठीक है, फिर गाय वगैरह, बैल, ठीक है, उनका जो था वो डाइवर्सिफिकेशन करना है, हायर वैल्यू के जो क्रॉप्स होते थे, कॉटन हो गया, हल्दी हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके बाद में मूंग हो गए, ठीक है, पल्सेस, हायर वैल्यू के होते हैं ये सब, तो हायर वैल्यू के जो थे उनको डाइवर्सिफाई करने को बोल दिया गया, ठीक है। एड्रेसिंग इश्यूज पर्टेनिंग टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे वो फूड सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस थे वो अपग्रेड किए गए, वो पब्लिक को बताए गए कि रेशन शॉप्स पे आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइजेस में, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को अफोर्डेबल प्राइजेस में खाने को मिल सकता है, मतलब वहां से आप लोग क्या खरीद सकते हो, धान्य तुम्ही परचेस करू शकता, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजिंग द डिसीजन मेकिंग टू कम अप विद द कस्टमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द 11 5 ईयर प्लान वाज लॉन्चिंग द फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, कि अगर 11 5 ईयर प्लान के बारे में अगर किसी ने भी आपको पूछा, तो आपको ये याद आना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिकली 7 to 8 में, ठीक है। तो अभी ये स्कीम्स क्या थी, देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड दिस स्कीम to initiative to improve the country's overall crop production and especially that of the rice, wheat and pulses. Primary objective was introduction of technological components, ठीक है, that include the farm machines, implements as improved as well as improved variants of seeds, ठीक है, as well as improved variant of seeds, soil ameliorants, plant nutrients and plant protection measures, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, ओके, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि अलग अलग इम्प्रूव वेरिएंट ऑफ सीड्स को प्रोवाइड करके देना, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना, ठीक है, और फूड प्रोटेक्शन मेजर्स लाना, ठीक है, जो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे नहीं है कि आप लोग कोई भी फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो लैंड में, ठीक है, बहुत सारे लेबोरेटरीज को ओपन किया गया जहाँ पे आपकी लैंड का टेस्टिंग होता है, ठीक है, टेस्ट करवा के आपके लैंड पे कौन सा फर्टिलाइजर सूटेबल है,
वही फर्टिलाइजर को यूज करना। गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट पल्सेस बाय 10 million tons, 8 million tons and 2 million tons by the end of 2012 and allocated 4,883 crores to NFSM क्योंकि this was the need of the time। ठीक है, अभी ये जो इनिशिएटिव था उसमें से अचीव क्या क्या हुआ देखो। व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 71.3 मिलियंस, ठीक है, 80.3 मिलियन था। ठीक है, ये 5 year प्लान्स हैं। ठीक है, 5 year, फाइनेंशियल ईयर 7, फाइनेंशियल ईयर 10। राइस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम, मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था उनको, राइस व्हीट और पल्सेस का प्रोडक्शन करना था, तो वो उन्होंने क्या किया, अचीव कर लिया। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वर एबल टू इंक्रीज इन द फूड बास्केट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2008, ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विथ एन आउटले ऑफ 25,000 करोड़। ये याद रखो। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रख दो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, वॉज बीन फॉर्मुलेटेड थ्रू 25,000 करोड़ ऑफ फंड। ठीक है, 25,000 करोड़, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, to encourage the states to increase the public investments in agricultural and allied activities. The program enables adoption of national priorities as sub-schemes, thereby providing the flexibility in project selection, the implementation of the state governments. ठीक है, various sub-schemes under राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न रीजन्स। ईस्टर्न रीजन्स मतलब कौन सी होती है बताओ, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं। ठीक है, टोटली ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, ऐसे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ 60,000 पल्सेस विलेज इन रेनफेड एरियाज। ठीक है, एनकरेजिंग द यूज ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, एक होता है नेचुरल प्योर ऑयल और एक होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या होता है, इजीली एक्सट्रैक्टेबल होता है, लेकिन जो नेचुरल प्योर ऑयल जो होता है वो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको कि बहुत पतला होता है और हम लोग उसको डोमेस्टिक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो न्यूट्रेला का सिंपल सा ऑयल यूज करते हो, एडिबल ऑयल, ठीक है, वो बहुत ही पतला होता है, उसका जो परत होता है वो बहुत पतला होता है। लेकिन पाम ऑयल कौन यूज करता है पता है क्या, छोटू वड़ा पाव वाला। ठीक है, उसके बाद में आपका शौकीन्स वाला। ठीक है, उसके बाद में जिनका ना बहुत ज्यादा तलने का काम होता है ना, ठीक है, मतलब फ्राई करने का, तेल में फ्राई करने का जिनका काम होता है ना, वो पाम ऑयल यूज करते हैं। पता है एक फायदा क्या है पाम ऑयल का, कि पाम ऑयल है ना बहुत ही ज्यादा देर तक टिकता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार फ्राई किया तो वो खराब हो गया या फिर काला हो गया। ठीक है, पाम ऑयल का बहुत ही जाड़ा वाला परत होता है। ठीक है, सो आप घर पे पूछो पाम ऑयल क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पे ना इनकरेज किया गया कि पाम ऑयल आप यूज करो। ठीक है, इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल क्लस्टर। ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट इनिशिएटिव, एक्सेलेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फॉर होम, फॉर लाइफ स्टॉक, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सैफरॉन मिशन, ये सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना तो ये सारे स्कीम्स एक बार रिव्यू करके देख लो। ठीक है, ये सारे स्कीम्स एक बार रिव्यू करके देख लो। जैसे सैफरॉन मिशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स में आपको बताता हूँ कौन से। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में फॉर्डर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ो, रेनफेड एरिया के बारे में पढ़ो। ठीक है, और सैफरॉन मिशन के बारे में जरूर पढ़ो। ओके, नेक्स्ट इज 12th 5 year plan. Agricultural sector grew by an average 1.6% per annum in the first 4 years as against the targeted 4% annual growth due to the lower production. Okay. However, Government of India took several steps for increasing investments in agricultural sector such as enhanced institutional credit to farmers, promotion of scientific warehousing infrastructure,
अभी देखो साइंटिफिक वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पता है क्या? कोल्ड स्टोरेज तो बहुत ही ओल्ड फॉर्म है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। लेकिन एक्चुअल में वो कोल्ड होता है क्या? कि वहां पे बर्फ बर्फ रखी जाती है क्या कोल्ड स्टोरेज में? कभी गए हो कोल्ड स्टोरेज? पता है आप लोगों को? आप जब यहाँ पे आरगांव नाके के आगे जाते हो, देखो उधर वगैरह जाते हो स्ट्रेट एकदम, तो वहां पे आपने कभी भालेराव कोल्ड स्टोरेज वगैरह से देखा है क्या, राइट हैंड साइड को जाते वक्त, नासिक से जाते वक्त? अरे कितने बड़े कोल्ड स्टोरेज है वो। भालेकर क्या भालेराव ऐसा समथिंग है। क्या तुम लोग कभी विंडो सीट पे बैठे हो क्या? चलो ये बता दो, विंडो सीट पे बैठे हो क्या कभी? तो तुम लोग को पता चलेगा। तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज एक्चुअली कोल्ड नहीं होते, कि वो ग्रेन्स रखने के लिए वो सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। और साइंटिफिकली वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, कि सपोज हम लोगों को अगर चॉकलेट्स वगैरह को रखना है, ठीक है, डेयरी मिल्क जैसे जो बड़े बड़े चॉकलेट्स होते हैं, या फिर बहुत ही जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो उनके पास एक फ्रीज स्टोरेज होता है, ठीक है, फ्रिज टाइप एक स्टोरेज होता है। तो वो लोग वहां पे रखते हैं, फिश वगैरह रखना होगा, ठीक है, तो मीट रखना होगा, तो आपको वो एक स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो 12 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। शेल्फ लाइफ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर मेकिंग फार्मिंग कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है।